तो फाइनली दोस्तों ब्लेड डर्टी कर ये जो मूवी थी ये रिलीज़ हो चुकी है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी मूवी के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, आगे मैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। प्ले डर्टी 2025 में रिलीज होने वाली एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका सहलेखन और निर्देशन शेन ब्लैक ने किया है। यह डोनाल्ड ई वेस्टलेक की पार्कर पुस्तक श्रृंखला पर आधारित है जिसका उपनाम रिचर्ड स्टार्क है। इस फिल्म में मार्क वाहलबर्ग मुख्य किरदार पार्कर की भूमिका में है और लाकीथ स्टैनफील्ड ग्रोफील्ड स्टार्क का एक और आवर्ती किरदार की भूमिका में है। साथ ही रोजा सालाजार, कीगन माइकल की, चुकुवुडी इवुजी, नैट वोल्फ, ग्रेचेन मोल, थॉमस जेन और टोनी शालहॉब भी है। इसे अमेजन एमजीएम स्टूडियोज द्वारा प्राइम वीडियो के माध्यम से 1 अक्टूबर 2025 को रिलीज किया गया था। कथानक: पेशेवर चोर पार्कर और फिली एक रेसट्रैक काउंट रूम में डकैती डालते हैं, लेकिन एक कर्मचारी एक चोर को मार देता है और फिली को घायल कर देता है और चोरी के पैसे और उसके परिवार को लेकर भाग जाता है। पार्कर रेसट्रैक तक उसका पीछा करता है और उसे गोली मार देता है, उसकी पत्नी को रिश्वत देता है और स्कोर लेकर भाग जाता है। भागने वाले ड्राइवर जेन ने चोरों को धोखा दिया, जिसने फिली और अन्य को गोली मार दी, जिससे घायल पार्कर पास की एक नदी में गिर गया। एक मोटेल में स्वास्थ्य लाभ करते हुए पार्कर फिली की विधवा ग्रेस से उसके पति का बदला लेने का वादा करता है। एक संघर्षरत थिएटर कंपनी चलाने वाले साथी चोर ग्रोफील्ड की मदद से पार्कर जेन के सहयोगी रेगी का पता लगा लेती है, जो बताती है कि जेन उसके अपने देश में एक मौत दस्ते का सदस्य था। उसके साथी भारे के सैनिक रेगी और उसके ड्राइवर को मार देते हैं, लेकिन पार्कर बचे हुए बंदूकधारी को जेन के पास लाने के लिए मजबूर करती है। अपने संपर्क बॉस्को को मारकर पार्कर जेन का सामना करती है, जो स्वीकार करती है कि उसने रेसट्रैक स्कोर का इस्तेमाल एक नए स्कोर के लिए धन जुटाने में किया था। उसके देश के भ्रष्ट राष्ट्रपति डेलापाज ने एक जहाज के मलबे से खजाना चुराने के लिए एक अपराध सिंडिकेट, द आउटफिट, को काम पर रखा है, जिसे डेलापाज संयुक्त राष्ट्र में प्रदर्शित करेंगे ताकि वह खुद $1 अरब का खजाना बेच सके। पार्कर और ग्रोफील्ड कर्नल ऑर्टिज के नेतृत्व में जेन और उसके साथियों से मिलते हैं, जो अपने साथी नागरिकों की ओर से खजाने को हथियाने की योजना बनाते हैं। आउटफिट के नेता लोजनी द्वारा न्यूयॉर्क शहर से निर्वासित पार्कर सुझाव देता है कि जब आउटफिट संयुक्त राष्ट्र से खजाना चुरा ले तो वे उसे चुरा ले। पार्कर और जेन आउटफिट के आदमियों से लड़ते हुए बॉस्को के प्रेमी से पूछताछ करते हैं और पार्कर लोजनी के लेफ्टिनेंट किंकेर को एक खिड़की से गिरा देता है, जबकि वह एक भरवां हाथी के अंदर छिपे संयुक्त राष्ट्र डकैती के लिए बॉस्को की योजनाओं को वापस लाता है। विवाहित चोर एड और ब्रेंडा मैकी और भागने वाले ड्राइवर स्टैन डेवर्स को डकैती के लिए भर्ती किया जाता है। यह संगठन चोरी के खजाने को स्वचालित कचरा गाड़ी से ले जाएगा, जिसे पार्कर का दल पटरी से उतार देगा। जेन पार्कर को बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका ईर्ष्यालु साथी माटेओ उसे संगठन के हवाले कर देता है। जेन द्वारा पार्कर को बचाने के दौरान माटेओ मारा जाता है और लोजिनी के एक फोन कॉल से पता चलता है कि संगठन उस रात संयुक्त राष्ट्र को लूट रहा है, जिससे पार्कर का दल कार्रवाई के लिए मजबूर हो जाता है। एमटीए कर्मचारियों का भेष धारण करके एड और ब्रेंडा संगठन के अंदरूनी सूत्र को वश में कर लेते हैं और ट्रेन का स्विचबोर्ड हाईजैक कर लेते हैं। नशे में घुत स्टैन भागने वाले ट्रक को टक्कर मार देता है और लगभग ग्रोफील्ड को कुचल देता है, जिससे ग्रोफील्ड फेलसेफ ब्रेक पर गोली चला देता है और ट्रेन पटरी से उतर जाती है। पार्कर, जेन और ग्रोफील्ड को पता चलता है कि खजाने के कंटेनरों की जगह पत्थर रख दिए गए हैं और चोरी की गई पुलिस कार में भागते समय स्टैन के पैर में गोली लग जाती है। क्रू आउटफिट से मात खाने के लिए पार्कर पर हमला करता है, लेकिन वह उन्हें जहाज के मलबे से मिले $50 करोड़ के पुतले की तलाश में जाने के लिए मना लेता है। ग्रोफील्ड एक आत्मघाती छलांग लगाने वाले का रूप धारण करता है, जब वह और पार्कर
किनकेड के अंगरक्षक को फुसलाकर छत पर ले जाते हैं और उसे मार डालते हैं। वे घायल किनकेड से पूछताछ करते हैं, जिसकी प्रेमिका बताती है कि पुतले का पुतला अरबती फिनीस पॉल को बेचा जा रहा है। पार्कर फिनीस का अपहरण कर लेता है और इस दौरान मार्क क्यूबन को गोली मार देता है और उसे पता चलता है कि पुतले का पुतला न्यू जर्सी के ग्रीन ब्रुक टाउनशिप में एक सुरक्षित जगह में है। फिनीस नशे में घुत स्टैन से बच निकलता है और लोजनी को चेतावनी देता है, जो उस जगह पहुंचता है जहां पार्कर का दल उस पुतले को लेकर भाग रहा होता है। चोर बर्फीले पीछा करते हुए भाग निकलते हैं, लेकिन पुतले को खो देते हैं, जिसे फिनीस एक प्रतिकृति पाता है। वह डेलापाज को सूचित करता है, जो मानता है कि लोजनी ने उसे धोखा दिया है। लोजिनी और उसके साथी उस जगह पर लौटते हैं जहां पार्कर असली तिजोरी का टाइमलॉक खुलने तक इंतजार करता रहा। असली पुतले को गलत हाथों में पड़ने देने के बजाय उसे विस्फोटकों से नष्ट कर देता है। पार्कर लोजिनी को मार देता है और डेलापाज के पहरेदारों द्वारा संगठन का कत्लेआम किए जाने के बीच भाग निकलता है। पुतले से बचाए गए कीमती रत्नों के साथ दल को छोड़कर पार्कर जेन से भिड़ जाता है, जो उसे अपने देश में एक साधारण जीवन जीने के लिए उसके साथ शामिल होने का सुझाव देती है, लेकिन पार्कर फिली और अन्य लोगों से बदला लेने के लिए उसे मार देता है। जब फिनीस और डीलापाज के अपराध सार्वजनिक हो जाते हैं और ऑर्टिज को नया राष्ट्रपति घोषित किया जाता है, तो पार्कर रत्नों का एक हिस्सा ग्रेस को सौंप देता है और वह और ग्रोफील्ड अपने अपराध जीवन में वापस लौट जाते हैं। गालना निर्दयी और बेरहम पेशेवर चोर पार्कर और उसके साथियों, चोर अभिनेता एलन ग्रोफील्ड सहित के बारे में 16 उपन्यास प्रकाशित हुए और उनका श्रेय रिचर्ड स्टार्क को दिया गया। 1974 में बुचर्स मून के बाद वेस्टलेक अप्रत्याशित रूप से खुद को स्टार्क के व्यक्तित्व के अनुरूप ढालने में असमर्थ पाया। उन्हें वापस लाने के बार-बार प्रयासों के बावजूद वेस्टलेक संतुष्ट नहीं थे। वर्षों बाद जब वेस्टलेक को द ग्रिफ्टर्स की पटकथा लिखने के लिए नियुक्त किया गया, तो निर्देशक स्टीफन फ्रीयर्स इसके नीरस और ठंडे रवैये से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जोर देकर कहा कि पटकथा वेस्टलेक ने नहीं, बल्कि स्टार्क ने लिखी है, और यहां तक कि उन्होंने स्टार्क का नाम आधिकारिक तौर पर लेखक के रूप में दर्ज करवाने की भी कोशिश की। वेस्टलेक ने कहा कि मैंने उस मामले से यह समझाकर पीछा छुड़ाया कि रिचर्ड स्टार्क राइटर्स गिल्ड के सदस्य नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वह वास्तव में इसमें शामिल है। स्टार्क 1997 तक निष्क्रिय रहे। जब वेस्टलेक ने एक बार फिर स्टार्क के नाम से पार्कर उपन्यास लिखना और प्रकाशित करना शुरू किया, जिसकी शुरुआत कमबैक से हुई। शिकागो विश्वविद्यालय ने 2008 में रिचर्ड स्टार्क के उपन्यासों का पुनः प्रकाशन शुरू किया। 9 एलन मार्शल या एलन मार्श उदास स्माइली वेस्टलेक ने इन नामों के तहत 1959 से 1964 तक 28 पेपरबैक सॉफ्ट पोर्न शीर्षक लिखने की बात स्वीकार की। शीर्षकों में ऑल माई लवर्स, मैन हंग्री, ऑल अबाउट एनेट, सैली, वर्जिन समर, कॉल मी सिनर, ऑफ लिमिट्स और फिल क्रॉफर्ड के चरित्र वाली 3 किताबें शामिल हैं। अप्रेंटिस वर्जिन, ऑल द गर्ल्स वेयर विलिंग और सिन प्रोल। 10 वेस्टलेक मार्शल के नाम से काम करने वाले एकमात्र लेखक नहीं थे, उनका दावा था। प्रकाशक या तो उन नामों के लिए अधिक भुगतान करते थे जिन्हें वे पहले से जानते थे, या केवल उन नामों से ही खरीदते थे। इसलिए हममें से कई लोगों के लिए अपने नाम दोस्तों को उधार देना आम बात हो गई। मिडवुड बुक्स द्वारा 1960 में प्रकाशित 2 उपन्यास वेस्टलेक और लॉरेंस ब्लॉक, जिन्होंने उपनाम शेल्डन लॉर्ड का इस्तेमाल किया था, द्वारा सहलिखित थे और उनका श्रेय शेल्डन लॉर्ड और एलन मार्शल को दिया गया। ए गर्ल कॉल्ड हनी, जो वेस्टलेक और ब्लॉक को समर्पित था, और सोविलिंग, जो नेड्रा और लोरेटा को समर्पित था, जो उस समय वेस्टलेक और ब्लॉक की पत्नियां थीं। 10 जेम्स ब्लू, एक शॉर्ट छद्म नाम, जिसका इस्तेमाल 1959 के आसपास तीसरे नाम के रूप में किया गया था, जब वेस्टलेक और स्टार्क दोनों की कहानियां पहले ही एक पत्रिका के अंक में छप चुकी थीं। असल में यह वेस्टलेक की बिल्ली का नाम था। 11 बेन क्रिस्टोफर, 77 सनसेट स्ट्रिप पत्रिका में 1960 की कहानी के लिए एक शॉर्ट छद्म नाम,
इसी नाम के टीवी शो के पात्रों पर आधारित। 8. जॉन डेक्सटर। नाइटस्टैंड बुक्स द्वारा कई लेखकों की कृतियों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक छद्मनाम। जॉन डेक्सटर का पहला उपन्यास वेस्टलेक की एक सॉफ्टकोर कृति है जिसका नाम है नो लॉन्गर अ वर्जिन, 1960। एंड्रयू शॉ, वेस्टलेक और लॉरेंस ब्लॉक द्वारा 1961 में उनके संयुक्त सॉफ्टकोर उपन्यास सिन हेलकैट के लिए प्रयुक्त छद्मनाम। जॉन डेक्सटर, ऊपर की तरह, एंड्रयू शॉ भी विभिन्न लेखकों द्वारा प्रयुक्त एक घरेलू छद्मनाम था। एडविन वेस्ट, भाई और बहन, कैंपस डॉल, यंग और इनोसेंट, सभी 1961। स्ट्रेंज अफेयर, 1962। कैंपस लवर्स, 1963। 6. एक 1966 की लघु कहानी। 8. डोनाल्ड एडविन वेस्टलेक, 12 जुलाई 1933, 31 दिसंबर 2008, एक अमेरिकी लेखक थे जिन्होंने 100 से ज्यादा उपन्यास और गैरकाल्पनिक पुस्तकें लिखीं। उन्होंने अपराध कथाओं, खासकर हास्य कथाओं, में विशेषज्ञता हासिल की और कभी कभार विज्ञान कथाओं और अन्य विधाओं में भी हाथ आजमाया। वेस्टलेक ने 2 पेशेवर आपराधिक पात्रों की रचना की, जिनमें से प्रत्येक ने एक लंबी श्रृंखला में अभिनय किया। निर्दयी, कठोर पार्कर, रिचर्ड स्टार्क के उपनाम से प्रकाशित, और जॉन डॉर्टमुंडर, जो एक अधिक हास्य श्रृंखला में दिखाई दिए। 1. वेस्टलेक 3 बार एडगर पुरस्कार विजेता रहे और जो गोरेस और विलियम एल. डिएंड्रिया के साथ 3 अलग-अलग श्रेणियों में एडगर जीतने वाले कुछ लेखकों में से एक थे। 1968 सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गॉड सेव द मार्क। 1990 सर्वश्रेष्ठ लघु कहानी टू मेनी क्रूक्स। 1991 सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर स्क्रीनप्ले द ग्रिफ्टर्स। 1993 में मिस्ट्री राइटर्स ऑफ अमेरिका ने वेस्टलेक को ग्रैंड मास्टर नाम दिया, जो समाज द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान था। 2. व्यक्तिगत जीवन। वेस्टलेक का जन्म ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में लिलियन, बाउंड्स और अल्बर्ट जोसेफ वेस्टलेक के बेटे के रूप में हुआ था। 3 और उनका पालनपोषण अल्बानी, न्यूयॉर्क में हुआ था। वेस्टलेक अपनी किशोरावस्था में लगातार लिखते रहे और 200 बार अस्वीकृत होने के बाद उनकी पहली लघु कथाएं 1954 में बिकीं। अगले कुछ वर्षों में छिटपुट लघु कथाएं बिकती रहीं, जबकि वेस्टलेक ने प्लेट्सबर्ग, न्यूयॉर्क के चैम्पलेन कॉलेज, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सैनिक बिल के उछाल में स्थापित एक अब बंद कॉलेज 4 और बिंगहैम्पटन, न्यूयॉर्क स्थित बिंगहैम्पटन विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। उन्होंने 2 साल संयुक्त राज्य वायुसेना में भी बिताए। वेस्टलेक 1959 में न्यूयॉर्क शहर चले गए, जहां उन्होंने शुरुआत में एक साहित्यिक एजेंसी के लिए काम किया और साथ ही लेखन भी किया। 1960 तक वे पूर्णकालिक लेखन में लग गए। उनके अपने नाम से उनका पहला उपन्यास द मर्सेनरीज 1960 में प्रकाशित हुआ। अगले 48 वर्षों में वेस्टलेक ने अपने नाम और कई छद्मनामों से कई उपन्यास और लघु कथाएं प्रकाशित कीं। उन्होंने 3 बार शादी की, आखिरी बार एबिगेल वेस्टलेक, जिन्हें एबी एडम्स वेस्टलेक और एबी एडम्स के नाम से भी जाना जाता है, से, जो एक गैरकाल्पनिक लेखिका है। उनकी 2 प्रकाशित पुस्तकें एन अनकॉमन स्कोल्ड और द गार्डनर्स ग्रिप बुक है। यह जोड़ा 1990 में न्यूयॉर्क शहर से न्यूयॉर्क के अपस्टेट स्थित एनक्रैम में रहने चला गया। वेस्टलेक की 31 दिसंबर 2008 को दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई, जब वे मैक्सिको में नए साल की पूर्व संध्या पर रात्रिभोज के लिए जा रहे थे, जहां वे और उनकी पत्नी छुट्टियां मना रहे थे। 5. छद्मनाम। अपने नाम से लगातार लिखने के अलावा वेस्टलेक ने कई छद्मनामों से भी प्रकाशन किया। 6. जिस क्रम में उन्होंने शुरुआत की। रॉल्फ पासर। वेस्टलेक की एक प्रारंभिक कहानी 1958 में मिस्ट्री डाइजेस्ट में इसी नाम से प्रकाशित हुई थी। रॉल्फ पासर उस समय पत्रिका के सहायक संपादक थे। यह ज्ञात नहीं है कि कहानी पासर के नाम से क्यों प्रकाशित हुई। वेस्टलेक के नियमित सहयोगी लॉरेंस ब्लॉक ने संपादकीय अक्षमता का सुझाव दिया है। रिचर्ड स्टार्क। वेस्टलेक का सबसे प्रसिद्ध छद्म नाम रिचर्ड स्टार्क था। स्टार्क छद्म नाम अपनी विशाल लेखन क्षमता, वेस्टलेक के असली नाम को छोड़कर किसी भी अन्य नाम से कहीं अधिक
के लिए उल्लेखनीय था और साथ ही स्टार्क की विशिष्ट लेखन शैली के लिए भी, जो वेस्टलेक के सामान्य गद्य की तुलना में अधिक ठंडी, गहरी, कम भावुक और कम हास्यपूर्ण थी। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में पार्कर श्रृंखला की लोकप्रियता ने स्टार्क के नाम को वेस्टलेक के लिए उनके असली नाम से अधिक प्रसिद्ध और अधिक लाभदायक बना दिया। वेस्टलेक के अनुसार उन्होंने रिचर्ड स्टार्क नाम अभिनेता रिचर्ड विडमार्क के लिए चुना, जिनके अभिनय ने फिल्म किस ऑफ डेथ में वेस्टलेक को प्रभावित किया था। चरित्र के आकर्षण और खतरनाकपन का एक हिस्सा उसकी अप्रत्याशितता है। वह तेज और तीखा है, और मैं यही चाहता था कि लेखन भी ऐसा ही हो। स्पष्ट और सुडौल, बिना चर्बी वाला, कटाफटा, सादा। वेस्टलेक ने 2001 में न्यूयॉर्क टाइम्स बुक रिव्यू के लिए लिखे एक लेख में स्टार्क की शैली और उनकी सामान्य शैली के बीच के अंतर का वर्णन किया था। स्टार्क और वेस्टलेक भाषा का इस्तेमाल बहुत अलग तरीके से करते हैं। कुछ हद तक वे एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। वेस्टलेक संकेतात्मक, अप्रत्यक्ष, संदर्भात्मक और थोड़े रोकोको है। स्टार्क अपने वाक्यों को आवश्यक जानकारी तक सीमित कर देते हैं। 7. स्टार्क ने 1959 में मिस्ट्री डाइजेस्ट में एक कहानी के साथ शुरुआत की। 8. 1961 में स्टार्क की 4 अन्य लघु कथाएं प्रकाशित हुई, जिनमें द क्यूरियस फैक्ट्स प्रिसीडिंग माई एग्जीक्यूशन भी शामिल है। 8, जो बाद में वेस्टलेक के पहले लघुकथा संग्रह की शीर्षक कहानी बनी। फिर 1962 से 1974 तक यह फिल्म वीडियो ऑन डिमांड पर रिलीज हुई थी, लेकिन किसी सीरीज के लिए नहीं चुनी गई। इसके बाद उन्होंने एक्शन कॉमेडी द नाइस गाइज बनाई, जिसमें रसेल क्रो और रयान गोसलिंग ने अभिनय किया और जोएल सिल्वर ने इसका निर्माण किया। 16. वार्नर ब्रदर्स ने फिल्म के उत्तरी अमेरिकी अधिकार खरीदे। 17. जो 20 मई 2016 को रिलीज हुई। 18. ब्लैक ने इसके बाद प्रीडेटर श्रृंखला की चौथी गैर एलियन संबंधित फिल्म द प्रीडेटर का निर्देशन किया, जिसे उन्होंने फ्रेड डेकर के साथ लिखा था। 2. 19. 3. यह फिल्म 14 सितंबर 2018 को रिलीज हुई थी। 20. ब्लैक ने अपने दोस्त स्टीवन वाइल्डर स्ट्रीगल को द प्रीडेटर, साथ ही पहले आयरन मैन 3 और द नाइस गाइज में एक छोटी, बिना ऑडिशन वाली भूमिका के लिए काम पर रखा था। स्ट्रीगल ने 2010 में 6 महीने जेल में बिताए, एक बच्चे को चोट पहुंचाने के जोखिम और कंप्यूटर द्वारा एक नाबालिग को लुभाने के लिए दोषी ठहराया, जब उसने एक 14 वर्षीय लड़की को ईमेल के माध्यम से यौन संबंध बनाने के लिए लुभाने का प्रयास किया था। द प्रीडेटर की एक अभिनेत्री ओलिविया मुन ने स्ट्रीगल के इतिहास का पता चलने के बाद उसके साथ एक दृश्य को हटाने पर जोर दिया। 21. 22. ब्लैक ने शुरू में अपने फैसले और अपने दोस्त का बचाव किया, लेकिन बाद में उन्हें रद्द कर दिया और सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। 2024 में ब्लैक ने फिल्म प्ले डर्टी का निर्देशन किया, जो डोनाल्ड डी वेस्टलेक की पार्कर उपन्यास श्रृंखला का रूपांतरण था। 23. ब्लैक की अधूरी परियोजनाओं में डॉग सैवेज 24, 25 और द डिस्ट्रॉयर का रूपांतरण शामिल था, जो पेपरबैक साहसिक उपन्यासों की श्रृंखला पर आधारित था, जिसने पहले 1985 की फिल्म रेमो विलियम्स द एडवेंचर बिगिंस को प्रेरित किया था, जिसमें फ्रेड वार्ड ने अभिनय किया था। उन्हें वार्नर ब्रदर्स द्वारा 2011 में जापानी अलौकिक थ्रिलर मंगा श्रृंखला डेथ नोट के लाइव एक्शन अमेरिकी रूपांतरण का निर्देशन करने के लिए कुछ समय के लिए जोड़ा गया था, जिसमें उनके सहयोगी एंथनी बागारोजी और चार्ल्स मोंड्री को पटकथा लिखने के लिए लाया गया था, जो परियोजना के पिछले पटकथा लेखकों के रूप में चार्ली और व्लास पार्लापनाइड्स की जगह ले रहे थे। 2014 तक उन्होंने कथित रचनात्मक मतभेदों और अन्य प्रतिबद्धताओं के कारण परियोजना छोड़ दी थी। निर्देशक एडम विंगार्ड को अंततः 2015 तक परियोजना का संचालन करने के लिए नियुक्त किया गया था। शैली ब्लैक की एक पहचानने योग्य लेखन शैली है, जिसमें ऐसी कहानियां शामिल हैं जिनमें दो मुख्य पात्र दोस्त बन जाते हैं, समस्याग्रस्त नायक जो कथा के अंत में बेहतर इंसान बन जाते हैं, 26 और व्यापार मजाकिया संवाद, भूल भुलैया अपराध भूखंडों की विशेषता,
अक्सर क्रिसमस के समय के दौरान सेट किया जाता है। 27 उनके स्क्रिप्ट में शामिल किए गए चुटकुलों को शेन ब्लैकिज्म के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसमें कहानी की स्थितियों के बारे में चुटकुले स्क्रिप्ट के दृश्य निर्देशों में शामिल किए जाते हैं। 28 वह कभी कभी स्टूडियो के अधिकारियों और स्क्रिप्ट पाठकों पर टिप्पणियां भी करते हैं। इनके उदाहरणों में शामिल है घातक हथियार से 61, पॉश बेवर्ली हिल्स होम, ट्वाइलाइट। अगर यह फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई तो मैं इस तरह का घर खरीदूंगा। क्रोम, कांच, नक्काशीदार लकड़ी, साथ ही एक आउटडोर सोलारियम, कांच की संरचना, ग्रीनहाउस जैसी, बस अंदर एक बड़ा स्विमिंग पूल है। सेक्स करने के लिए यह वाकई एक बेहतरीन जगह है। 29 द लास्ट बॉय स्काउट से। क्या आपको जिमी का दोस्त हेनरी याद है, जिससे हम फिल्म की शुरुआत में थोड़ी देर के लिए मिले थे? हाँ, आपको याद होगा, आप एक अच्छे खासे पाठक या डेवलपर है। यह दृष्टिकोण, जिसे ब्लैक ने पाठक के लिए अधिक खुला और लोगों को जागृत रखने की कोशिश के रूप में अभिव्यक्त किया, को स्वयं उन्होंने विलियम गोल्डमैन, पटकथा लेखन में उनके गुरु, और वाल्टर हिल, जिनके पास संक्षिप्त और संयमी, प्रभावशाली गद्य था, का संयोजन बताया। 30 द गार्जियन के साथ एक साक्षात्कार में ब्लैक ने फिल्मों को लिखते समय उपयोग की जाने वाली तकनीकों की एक सूची दी। 31 ब्लैक बताते हैं कि क्रिसमस, जिसका उपयोग लेथल वेपन, लास्ट एक्शन हीरो, द लॉन्ग किस गुडनाइट, किस किस बैंग बैंग, आयरन मैन 3 और द नाइस गाइज में पृष्ठभूमि के रूप में किया गया है, और द लास्ट बॉय स्काउट के लिए उनकी मूल स्क्रिप्ट में, हालांकि तारीख के संदर्भ फिल्म से लगभग पूरी तरह से हटा दिए गए हैं, उनके लिए एक टचस्टोन है, समझाते हुए। 27, 32, 33 क्रिसमस दिनों की गति में एक छोटी सी हकलाहट का प्रतीक है, एक सन्नाटा जिसमें हमें अपने जीवन का आकलन और अवलोकन करने का मौका मिलता है। मुझे भी लगता है कि यह पृष्ठभूमि के रूप में बस एक जानकारी प्रदान करता है। पहली बार मैंने इसे सिडनी पोलाक की फिल्म 3 डेज ऑफ द कॉन्डोर में देखा था, जहां पृष्ठभूमि में क्रिसमस जासूसी कथानक में एक अजीबोगरीब, भयावह प्रतिरूप जोड़ता है। मुझे भी लगता है कि क्रिसमस सचमुच एक खूबसूरत चीज है, खासकर लॉस एंजिल्स जैसी जगहों पर, जहां यह इतना स्पष्ट नहीं है और आपको इसे छोटे छोटे टुकड़ों की तरह खोदना पड़ता है। एक रात, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर, मैं टैकोस परोसने वाले एक मैक्सिकन लंच वैगन के पास से गुजरा और मैंने एक छोटी सी डोरी देखी, जिस पर वर्जिन मैरी की एक छोटी सी टूटी हुई प्लास्टिक की मूर्ति थी, जिसके अंदर एक बल्ब लगा था, और मैंने सोचा, यह तो बस जादू का एक छोटा सा छिपा हुआ टुकड़ा है। आप जानते हैं, शहर भर में क्रिसमस के छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे प्रतीक है, जो अपने आप में उतने ही प्रभावशाली और सुंदर है जितने व्हाइट हाउस के लॉन पर लगे कोई भी 40 फुट का क्रिसमस ट्री। तो बहुत सारे शब्दों में यही उत्तर है। 27 फिल्मोग्राफी। शेन ब्लैक, जन्म 16 दिसंबर 1961, एक अमेरिकी पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक और अभिनेता है, जो अपनी विशिष्ट शैली की एक्शन और एक्शन कॉमेडी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने लेथल वेपन फ्रेंचाइजी की शुरुआत की और द मॉन्स्टर स्क्वाड 1987, द लास्ट बॉय स्काउट 1991, लास्ट एक्शन हीरो 1993 और द लॉन्ग किस गुडनाइट 1996 जैसी फिल्में भी लिखीं। एक अभिनेता के रूप में, ब्लैक को प्रीडेटर 1987 में हॉकिंस की भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने 2005 में फिल्म किस किस बैंग बैंग से निर्देशन की शुरुआत की। ब्लैक ने आयरन मैन 3 2013, द नाइस गाइज 2016 और द प्रीडेटर 2018 का लेखन और निर्देशन किया। 3 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। ब्लैक का जन्म और पालनपोषण पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया में हुआ था, 4 पॉल और पेट्रिसिया एन ब्लैक के बेटे के रूप में। उनके पिता मुद्रण व्यवसाय में थे, और उन्होंने ब्लैक को मिकी स्पिलाने और मैट हेल्म श्रृंखला की रचनाओं सहित हार्डबॉइल्ड फिक्शन में रुचि विकसित करने में मदद की। 5
वह पेंसिल्वेनिया के लोअर बुरेल और माउंट लेबनान के उपनगरीय इलाकों में पले-बड़े और बाद में हाई स्कूल के अपने दूसरे वर्ष के दौरान फुलरटन, कैलिफोर्निया चले गए। 4 फुलरटन में उन्होंने सनी हिल्स हाई स्कूल में पढ़ाई की। 6 उन्होंने यूसीएलए में दाखिला लिया, जहां उन्होंने फिल्म और थिएटर में पढ़ाई की और 1983 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 7 अपने वरिष्ठ वर्ष के दौरान उन्होंने फिल्म उद्योग में अपना जीवन बनाने का फैसला किया जब उनके सहपाठी फ्रेड डेकर ने उन्हें एक विज्ञान कथा स्क्रिप्ट दिखाई जो उन्होंने एक असाइनमेंट के लिए बनाई थी। 5 ब्लैक के बड़े भाई टेरी ब्लैक, जिन्होंने लघु कथाएं भी लिखीं, ने 1988 की डेड हीट से पटकथा लेखन में कदम रखने का फैसला किया, जिसमें शेन की एक कैमियो भूमिका थी। 8 आजीविका पटकथा लेखन और अभिनय। स्नातक होने के बाद ब्लैक ने एक अस्थायी एजेंसी में टाइपिस्ट, 1984 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में डेटा एंट्री क्लर्क और वेस्टवुड के एक सिनेमाघर में अशर के रूप में काम किया। अंततः उन्होंने वियतनाम में आधारित एक अलौकिक थ्रिलर, द शैडो कंपनी, की पटकथा के 6 महीने के विकास के दौरान अपने माता-पिता से आर्थिक सहायता मांगी। 5 डेकर की मदद से पटकथा ने उन्हें एक एजेंट और मध्यमस्तरीय स्टूडियो अधिकारियों के साथ कई बैठकें दिलाईं। इसने 20वीं सेंचुरी फॉक्स के अधिकारियों को आकर्षित किया, जो ब्लैक से पटकथाएं दोबारा लिखवाने में रुचि रखते थे। 9 आखिरकार ब्लैक ने लगभग 6 हफ्तों में एक एक्शन फिल्म, लीथल वेपन की पटकथा लिखी, जिसके लिए उन्हें वार्नर ब्रदर्स के साथ 250,000 का सौदा मिला। पुनर्लेखन के दौरान ब्लैक ने निर्माता जोएल सिल्वर से सिल्वर द्वारा उस समय तैयार की जा रही एक अन्य फिल्म, प्रीडेटर में एक छोटी सी अभिनय भूमिका के लिए अनुरोध किया, जिसके लिए ब्लैक ने पटकथा में बिना श्रेय के भी योगदान दिया। उसी समय ब्लैक ने डेकर को द मॉन्स्टर स्क्वाड लिखने में मदद की, जो लीथल वेपन और प्रीडेटर के साथ 1987 में रिलीज हुई। 5 तब से ब्लैक ने 5 अतिरिक्त फिल्मों और टीवी सीरीज डार्क जस्टिस के 2 एपिसोड में अभिनय किया है। जब वार्नर ब्रदर्स ने लेथल वेपन सीक्वल का अनुरोध किया, तो ब्लैक ने उपन्यासकार वॉरेन मर्फी की मदद से लेथल वेपन 2 का पहला ड्राफ्ट लिखा। हालांकि इसका इस्तेमाल नहीं हुआ, ब्लैक ने बाद के साक्षात्कारों में कहा कि वार्नर ब्रदर्स को लेथल वेपन 2 की उनकी मूल स्क्रिप्ट, जिसका शीर्षक भी प्ले डर्टी था, पसंद नहीं आई, क्योंकि यह बहुत ही अंधकारमय और हिंसक थी और स्क्रिप्ट के अंत में मुख्य पात्र मार्टिन रिग्स को मारने के उनके फैसले के कारण। ब्लैक इसे अपना सर्वश्रेष्ठ काम और अपनी लिखी सर्वश्रेष्ठ स्क्रिप्ट मानते हैं। 10, 11, 12 थकावट और स्टूडियो के साथ मतभेदों के चलते ब्लैक ने 6 महीने बाद ही प्रोजेक्ट छोड़ दिया और अपने काम के लिए मर्फी के साथ 250,000 के बंटवारे में से 125,000 कमाए। 5, 9 2 साल के अवकाश के बाद ब्लैक ने लीथल वेपन के निर्माण के दौरान उभरे अपने एक पुराने विचार को आगे बढ़ाने और उसे एक पूर्ण पटकथा में बदलने का फैसला किया। परिणामस्वरूप द लास्ट बॉय स्काउट ने उन्हें 1991 में $1.75 मिलियन की कमाई कराई। 9 ब्लैक ने 1993 में लास्ट एक्शन हीरो के पुनर्लेखन के लिए $1 मिलियन कमाए। 13 उन्होंने 1994 में द लॉन्ग किस गुडनाइट लिखने के लिए $4 मिलियन प्राप्त करके एक रिकॉर्ड बनाया। 14 रास्ते पर लाने वाला। ब्लैक ने 2005 की किस किस बैंग बैंग के साथ निर्देशन की शुरुआत की और बाद में 2013 की आयरन मैन 3 का निर्देशन और ड्रू पियर्स के साथ सहलेखन किया, जो 2024 तक दुनिया भर में 25वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के रूप में शुमार है। 15 ब्लैक ने इसके बाद एज का निर्देशन और सहलेखन किया, जो अमेजन स्टूडियोज के लिए एक संभावित सीरीज का पायलट था। मार्क वाहलबर्ग पार्कर के रूप में लाकीथ स्टैनफील्ड ग्रोफील्ड के रूप में रोजा सालाजार जेन के रूप में कीगन माइकल की, एड मैके के रूप में फिनिस पॉल के रूप में चुकवुडी इवुजीनेट वोल्फ किंकेड के रूप में ग्रेचेन मोल ग्रेस वेब के रूप में थॉमस जेन फिली वेब के रूप में लोजिनी के रूप में
टोनी शाल्होब की मदेरा कर्नल ऑर्टिज के रूप में, एलेजांद्रो एडा डेला पाज के रूप में, क्लेयर लवरिंग ब्रेंडा मैके के रूप में, चाई हैंसेन, स्टेन डेवर सेबस्टियन कैर हॉटहेड, नॉक्स के रूप में, निक रसेल बैंक पर्यवेक्षक के रूप में, बायर्न कोल जो के रूप में, कैट होयोस जो की पत्नी, मिशेल एंग बेट के रूप में, पेटा विल्सन मैज के रूप में, एवोन जिमा ट्रेसी के रूप में, मार्क क्यूबन स्वयं के रूप में। उत्पादन अमेजन एमजीएम स्टूडियो। टीम डाउनी और शेन ब्लैक ने मार्च 2022 में इस परियोजना पर एक साथ काम करना शुरू किया, जिसमें ब्लैक ने चार्ल्स मोंड्री और एंथनी बागारोजी के साथ पार्कर उपन्यासों की एक पटकथा को रूपांतरित किया, जिसमें ब्लैक निर्देशक के रूप में सेट थे। 2 निर्माताओं में टीम डाउनी के लिए सुसान डाउनी और मार्क टोबेरॉफ शामिल है, जिसमें एजरा इमानुएल सहनिर्माता है। 3 अमेजन एमजीएम स्टूडियो और शेन ब्लैक नवंबर 2023 में जूल्स डेली द्वारा सिल्वर को बदलने से पहले इस परियोजना पर निर्माता जोएल सिल्वर के साथ काम कर रहे थे। 4 मार्क वाहलबर्ग के शामिल होने से पहले रॉबर्ट डाउनी जूनियर इस फिल्म से एक अभिनेता के रूप में जुड़े थे। 5 जनवरी 2024 में लाकेथ स्टैनफील्ड ग्रोफील्ड की भूमिका निभाते हुए फिल्म के कलाकारों में शामिल हुए। 6 रोजा सालाजार भी एक अज्ञात भूमिका में कलाकारों में शामिल हुई। 7 फरवरी में डरमोट मुलरोनी और टोनी शाल्होब अज्ञात भूमिकाओं में कलाकारों में शामिल हुए। 8 मार्च में कीगन माइकल की, नैट वोल्फ, चुकवुडी इवुजी और थॉमस जेन अज्ञात भूमिकाओं में कलाकारों में शामिल हुए। 9 प्रमुख फोटोग्राफी 19 मार्च 2024 को सिडनी हार्बर में शुरू हुई। 11 फिल्मांकन स्थानों में कुरिंगगाई काउंसिल और हिल्स जिला शामिल है। 13 फरवरी 2025 में एलन सिल्वेस्ट्री को फिल्म का स्कोर तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया। 14 मुक्त करना। यह फिल्म 1 अक्टूबर 2025 को प्राइम वीडियो के माध्यम से अमेजन एमजीएम स्टूडियो द्वारा रिलीज की गई थी। 15 स्वागत। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 26 आलोचकों की समीक्षाओं में से 54% सकारात्मक है। 16 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 9 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 51 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। एमी पुरस्कार विजेता अमेजन निर्मित टेलीविजन कॉमेडी श्रृंखला द मार्वलस मिसेज मैसेल में शाल्होब ने यहूदी अमेरिकी गणित के प्रोफेसर अबे वीसमैन, नायक मिज मैसेल, राहेल ब्रोसनाहन के पिता की भूमिका निभाई है। 32 अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने 2019 में कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार और कॉमेडी सीरीज में पुरुष अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार जीता। द रैप की थेल्मा एडम्स ने श्रृंखला में अबे के चरित्र विकास और शाल्होब के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए लिखा, मिज के पिता हमेशा बुद्धिमान, शायद ही कभी आत्मजागरूक के पास एक उल्लेखनीय एपिफेनी है, जहां वह अंतः समझता है कि मिज ने क्या हासिल किया है और वह पार्टी में कितनी देर से आया है। 33 रोजर एबर्ट.com की क्रिस्टीना एस्कोबार। उन्होंने 2021 की एनिमेटेड फिल्म रंबल में फ्रेड का किरदार निभाया और 2023 में मिस्टर मोंक लास्ट केस ए मोंक मूवी में एड्रियन मोंक के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। व्यक्तिगत जीवन। शाल्होब ने 1992 में अभिनेत्री ब्रुक एडम्स से शादी की। उन्होंने कई फिल्मों में, विंग्स के एक एपिसोड में और ब्रेंडेड में साथ काम किया है। एडम्स को मोंक के 5 एपिसोड, मिस्टर मोंक एंड द एयरप्लेन, मिस्टर मोंक का एक सवां केस, मिस्टर मोंक एंड द किड, मिस्टर मोंक विजिट्स ए फार्म और मिस्टर मोंक एंड द बैज 35 के साथ साथ मिस्टर मोंक के लास्ट केस में स्पेशल गेस्ट स्टार के रूप में श्रेय दिया गया है। 36 शाल्होब और एडम्स 2010 में लेंड मी अ टेनर के पुनरुद्धार में ब्रॉडवे पर एक साथ दिखाई दिए। 37 अपनी शादी के समय एडम्स की एक गोद ली हुई बेटी थी जिसे शाल्होब ने गोद लिया था। 1994 में उन्होंने एक और बेटी को गोद लिया। 38 निवेश। शाल्होब
मिशेलिन तारांकित इतालवी रेस्तरां रेज़डोरा में एक निवेशक है। 39 अभिनय श्रेयपतली परतवर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1986 पेट में जलनवाई जहाज यात्री कुछ दृश्य काटे गए। 1989 लंबे समय का साथी पॉल के डॉक्टर। 1990 त्वरित परिवर्तन टैक्सी चालक। 1991 बार्टन फिंकबेन गीसलर। 1992 वेगास में हनीमून बरी वॉकर। 1993 एडम्स पारिवारिक मूल्य जॉर्ज बॉबी फिशर की खोज शतरंज क्लब के सदस्य। 1994 आईक्यू बॉब रोसेटी। 1996 महत्वपूर्ण रात प्राइमो। 1997 कम साधारण जीवनल जर्मन मेन इन ब्लैकजैक जीब्स। 1998 एक नागरिक कार्रवाई केविन कॉनवे घेराबंदी एजेंट फ्रैंक हद्दाद धोखेबाज वोल्त्री। प्रथम साथी पॉलीमिशा बेलेनकॉफ प्राथमिक रंगेडी रेस। 1999 गैलेक्सी क्वेस्ट फ्रेड क्वांटिक कोरफिल। 2001 13 भूतार्थर क्रिटिकोस वह आदमी जो वहां नहीं था फ्रेडी रिडेनश्नाइडर जासूस डकोसला करता एशरी अलेक्जेंडर एलेक्स मिनियन। 2002 जीवन या ऐसा ही कुछ पैगंबर जैक वेस्टलेक के कई उपन्यासों को मोशन पिक्चर्स में बनाया गया है। 1967 का पॉइंट ब्लैंक द हंटर पर आधारित जिसमें ली मार्विन पार्कर के रूप में है जिसे वॉकर में बदल दिया गया है। मिसे ए सैक ए फार द स्कोर पर आधारित जिसमें मिशेल कॉन्स्टेंटिन पार्कर के रूप में है जिसे जॉर्जेस में बदल दिया गया है। 1967 में भी 1968 का द स्प्लिट द सेवेंथ पुस्तक से जिसमें जिम ब्राउन पार्कर के रूप में है जिसे मैकक्लेन में बदल दिया गया है। 1972 में द हॉट रॉक जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड डॉर्टमुंडर के रूप में 1973 में कॉप्स एंड रॉबर्स। 1973 में रॉबर्ट डुवेल पार्कर के रूप में द आउटफिट जिसे मैकलिन में बदल दिया गया है। 1973 में भी स्लेग्राउंड जिसमें पीटर कोयोट ने पार्कर की भूमिका निभाई जिसे स्टोन में बदल दिया गया। 1990 में क्रिस्टोफर लैम्बर्ट ने डॉर्टमुंडर की भूमिका निभाई जिसे कार्डिनेल में बदल दिया गया। क्रिस्टोफर लॉयड और जेटी वॉल्श ने भाई मी। 1999 में पेबैक द हंटर पर आधारित दूसरी फिल्म जिसमें मेल गिब्सन ने पार्कर की भूमिका निभाई जिसे पोर्टर में बदल दिया गया। 2001 में व्हाट्स द वर्स्ट दैट कुड हैपन जिसमें मार्टिन लॉरेंस ने डॉर्टमुंडर की भूमिका निभाई जिसे केविन कैफ्री में बदल दिया गया। कॉन्स्टेंटिन कोस्टाग्वरस ने 2005 में द एक्स को यूरोपीय स्क्रीन के लिए रूपांतरित किया जिसे आलोचकों और जनता की काफी प्रशंसा मिली जिसका शीर्षक था लेकूपेरेट। यह फिल्म उपन्यास की न्यू इंग्लैंड की पृष्ठभूमि के बजाय फ्रांस और बेल्जियम में घटित होती है। 2013 में पार्कर थीव्स डजन की एक लघु कहानी की भूमिका में वेस्टलेक ने डॉर्टमुंडर उपन्यास के पात्रों के अपने निरंतर उपयोग को लेकर हॉलीवुड के साथ कानूनी परेशानियों का उल्लेख किया। फिल्म स्टूडियो ने यह दावा करने का प्रयास किया कि रेडफोर्ड फिल्म के परिणामस्वरूप उन्होंने पात्रों के अधिकार उन्हें स्थायी रूप से बेच दिए हैं। उद्धरण वांछित उपन्यास जिमी द किड को 3 बार रूपांतरित किया गया है। इटली में 1976 में कोमेटी रैपिस्को इल पुपो इट के रूप में, अमेरिका में 1982 में जिमी द किड के रूप में गैरी कोलमैन अभिनीत और जर्मनी में 1998 में जिमी द किड के रूप में हर्बर्ट नॉप अभिनीत। उद्धरण वांछित उपन्यास टू मच का 2 बार रूपांतरण किया गया है। फ्रांस में 1984 में ले जुमेउ द ट्विन के रूप में और अमेरिका में 1995 में टू मच के रूप में जिसमें एंटोनियो बैंडेरस और मेलानी ग्रिफिथ ने अभिनय किया था। उद्धरण वांछित 1966 में जीन ल्यूक गोडार्ड की मेड इन यूएसए फिल्म द जगर का एक बेहद हीला-हाला रूपांतरण थी। न तो फिल्म के निर्माता और न ही गोडार्ड ने उपन्यास के अधिकार खरीदे, इसलिए वेस्टलेक ने संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म के व्यावसायिक वितरण को रोकने के लिए सफलतापूर्वक मुकदमा दायर किया। उद्धरण वांछित उनके उपन्यास मेमोरी, जो 2010 में मरणोपरांत प्रकाशित हुआ, को ड्यूक जॉनसन द्वारा निर्देशित फिल्म द एक्टर में रूपांतरित किया गया, जिसमें आंद्रे हॉलैंड और जेमा चैन ने अभिनय किया और 2025 में रिलीज किया गया। 16, 17, 18 वेस्टलेक स्वयं एक पटकथा लेखक थे। जिम थॉम्पसन के उपन्यास पर आधारित 1990 की फिल्म द ग्रिफ्टर्स के लिए उनकी पटकथा को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। वेस्टलेक ने जिम थॉम्पसन के काम को सीधे-सादे तरीके से रूपांतरित किया,
लेकिन हास्य लेखक वेस्टलेक ने उसी वर्ष बाद में डॉर्टमुंडर के उपन्यास ड्रॉन्ड होप्स में थॉम्पसन के नाम पर टॉम जिम्सन नामक एक चरित्र को प्रस्तुत किया, जो एक आपराधिक मनोरोगी है। 19 वेस्टलेक ने फिल्म द स्टेपफादर, वेस्टलेक, ब्रायन गारफील्ड और कैरोलिन लेफकोट की कहानी पर आधारित की पटकथा भी लिखी, जो इतनी लोकप्रिय हुई कि 2 सीक्वल और एक रीमेक बनाने के लिए प्रेरित हुई। ये ऐसी परियोजनाएं थीं जिनमें वेस्टलेक शामिल नहीं थे। उद्धरण वांछित 1987 में वेस्टलेक ने टेलीप्ले फैटल कन्फेशन लिखा, जो राल्फ मैकेनर्नी के उपन्यासों पर आधारित टीवी सीरीज फादर डाउलिंग मिस्ट्रीज का एक पायलट था। उन्होंने तीसरे सीजन के एपिसोड द हार्ड-बॉइल्ड मिस्ट्री में एक छोटी सी भूमिका रहस्य लेखक रिच विंसेंट के रूप में भी निभाई। उद्धरण वांछित वेस्टलेक ने 1999 की जेम्स बॉन्ड फिल्म द वर्ल्ड इज नॉट इनफ का एक प्रारंभिक प्रारूप लिखा था, जिसे बाद में चीन में मूल स्क्रिप्ट की पृष्ठभूमि में फिल्मांकन में आने वाली कठिनाइयों के कारण रद्द कर दिया गया था। वेस्टलेक ने इस स्क्रिप्ट को उपन्यास फॉरएवर एंड अ डेथ में रूपांतरित किया, जिसे हार्ड केस क्राइम द्वारा 2017 में मरणोपरांत प्रकाशित किया गया था। 20 वेस्टलेक ने डैशियल हैमेट के अपराध उपन्यास रेड हार्वेस्ट को रूपांतरित करते हुए एक अप्रकाशित पटकथा लिखी, जिसने कहानी को काफी हद तक बदल दिया ताकि अंत को मूल हत्या को सुलझाने पर केंद्रित किया जा सके, जिसके लिए जासूस को काम पर रखा गया था, जिसे मूल पुस्तक में अपेक्षाकृत जल्दी सुलझाया गया था, और वेस्टलेक ने महसूस किया कि कहानी में जासूस की निरंतर भागीदारी को उचित ठहराना मुश्किल है। 20 वेस्टलेक ने 1979 की दुर्भाग्यपूर्ण टीवी श्रृंखला सुपरट्रेन के पायलट के लिए टेलीप्ले लेखक अर्ल डब्ल्यू वालेस के साथ मिलकर कहानी लिखी। वेस्टलेक और वालेस ने निर्माता का श्रेय साझा किया। उद्धरण वांछित 2022 में वैराइटी पत्रिका ने बताया कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर और शेन ब्लैक पार्कर श्रृंखला पर आधारित अमेजन स्टूडियो के लिए कई फिल्म और टेलीविजन परियोजनाओं पर एक साथ काम कर रहे थे। 21 वेस्टलेक के उपन्यास द एक्स का रूपांतरण वर्तमान में दक्षिण कोरियाई निर्देशक पार्क चान-वूक द्वारा नो अदर चॉइस शीर्षक के तहत निर्मित किया जा रहा है। 22 वेस्टलेक के उपन्यास मेमोरी को 2025 की फिल्म द एक्टर में रूपांतरित किया गया, जिसका निर्देशन ड्यूक जॉनसन ने किया और मुख्य किरदार पॉल कोल के रूप में आंद्रे हॉलैंड ने अभिनय किया। 16 हंटर को 2025 प्ले डर्टी के रूप में तीसरी बार फिल्माया गया है, जिसका निर्देशन शेन ब्लैक ने किया है। जॉन बी एलन एलिजाबेथ टेलर अमेरिका की सबसे प्रतिभाशाली अभिनेत्री और दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला की एक आकर्षक कहानी 1961 जीवनी। 6 डॉन हॉलिडे 1963/64 में वेस्टलेक द्वारा 2 सहयोगी सॉफ्टकोर उपन्यासों विभिन्न लेखकों के साथ, जिनमें हेल ड्रेसनर और लॉरेंस ब्लॉक शामिल है, के लिए इस्तेमाल किया गया छद्मनाम। 10 कर्ट क्लार्क 1964 में लघु कहानी नेकल्स से शुरुआत की। उपन्यास अनारचोस 1967 विज्ञान कथा। 6 बारबरा विल्सन लॉरेंस जेनिफर के साथ एक सहलिखित उपन्यास द प्लेजर्स वी नो 1964। जेनिफर ने वेस्टलेक की भागीदारी के बिना कम से कम एक एकल उपन्यास के लिए भी इस नाम का इस्तेमाल किया। 6 टकर कोए मिच टोबिन के चरित्र पर आधारित 5 रहस्य उपन्यास काइंड्स ऑफ लव, काइंड्स ऑफ डेट 1966, मर्डर अमंग चिल्ड्रन 1967, वैक्स एप्पल और ए जेड इन एरीज दोनों 1970, डोंट लाई टू मी 1972। 6 पी.एन. कैस्टर डेव फोले के साथ सहलिखित 1966 की एक लघु कहानी के लिए प्रयुक्त छद्मनाम। 8 टिमोथी जे कल्वर एक्स ऑफिसियो 1970 थ्रिलर। 6 जे मॉर्गन कनिंघम कंफर्ट स्टेशन 1971 हास्य। आवरण पर यह संक्षिप्त विवरण है। काश मैंने यह किताब लिखी होती। डोनाल्ड ई वेस्टलेक। 6 सैमुअल होल्ट सैम होल्ट के चरित्र पर आधारित 4 रहस्य उपन्यास 1986 से 1989।
वन ऑफ अस इज रॉन्ग और आई नो अ ट्रिक वर्थ टू ऑफ दैट, दोनों 1986। व्हाट आई टेल यू 3 टाइम्स इज फॉल्स, 1987। द फोर्थ डायमेंशन इज डेथ, 1989। 6। वेस्टलेक ने होल्ट छद्म नाम का प्रयोग एक प्रयोग के रूप में किया ताकि यह देखा जा सके कि क्या वह एक नए नाम से लेखक के रूप में सफल हो सकते हैं। वह निराश हो गए जब उनके प्रकाशक ने पहली किताब के विमोचन के साथ ही होल्ट की असली पहचान उजागर कर दी। वेस्टलेक ने बाद में होल्ट के रूप में अपने अनुबंधित सभी 4 पुस्तकें वितरित कीं, लेकिन श्रृंखला में कम से कम 2 और पुस्तकें लिखने की योजना छोड़ दी। जडसन जैक कारमाइकल, द स्केयर्ड स्टिफ, 2002, रहस्य, यूके। संस्करणों ने छद्म नाम हटा दिया। वेस्टलेक ने कभी कभी अपने काम में अपने छद्म नामों का प्रयोग मजाकिया अंदाज में किया। जॉन डॉर्टमुंडर और उनके साथी वेस्टलेक की फिल्म जिमी द किड में रिचर्ड स्टार्क पार्कर के एक पौराणिक उपन्यास पर आधारित एक अपहरण की योजना बनाते हैं। स्टार्क खुद भी उपन्यास में दिखाई देते हैं। रिचर्ड स्टार्क के पार्कर नामक पात्र की पहचान के अनुसार उसका नाम जॉन बी. एलन है। द ग्रिफ्टर्स, जिसकी पटकथा वेस्टलेक ने लिखी थी, के फिल्मी संस्करण में स्टार्क को और फेलोज की फर्म में एक महत्वपूर्ण दृश्य घटित होता है। वेस्टलेक फिल्म के डीवीडी कमेंट्री ट्रैक में इस मजाक की व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने रिचर्ड स्टार्क, टकर को और कुछ अन्य साथियों के नाम से किताबें लिखी थीं। वेस्टलेक को रिचर्ड स्टार्क उपनाम से मजाक करते हुए द ग्रिफ्टर्स की पटकथा लिखने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने अपना नाम ही इस्तेमाल करने पर जोर दिया। टिमोथी जे. कल्वर की एक्स ऑफिसियो में एक पात्र को स्टार्क एसोसिएट्स के लिए काम करता है। मिच टोबिन के उपन्यास ए जेड इन एरीज में टोबिन अपने एक मित्र को फोन करता है, जो टोबिन को डॉन स्टार्क समझ लेता है। इसके अतिरिक्त वेस्टलेक ने गैरकाल्पनिक पुस्तक मर्डर इंक, द मिस्ट्री रीडर्स कंपेनियन के लिए एक लेख में रिचर्ड स्टार्क, टकर को और टिमोथी जे. कल्वर के साथ एक नकली साक्षात्कार आयोजित किया। लेखन शैली। डोनाल्ड वेस्टलेक अपने कथानक की अद्भुत चतुराई और अपनी चालबाजियों की बेबाकी के लिए जाने जाते थे। वेस्टलेक के सबसे प्रसिद्ध पात्रों में क्रूर अपराधी पार्कर, रिचर्ड स्टार्क के छद्म नाम से प्रकाशित उपन्यासों में दिखाई देने वाला, और पार्कर का हास्य व्यंग्यात्मक रूप जॉन डॉर्टमुंडर शामिल है। वेस्टलेक के हवाले से कहा गया है कि उनका मूल इरादा द हॉट रॉक को एक सीधा-सादा पार्कर उपन्यास बनाने का था, लेकिन यह लगातार मजेदार होता गया और इस तरह यह जॉन डॉर्टमुंडर का पहला उपन्यास बन गया। डोनाल्ड वेस्टलेक के ज्यादातर उपन्यास न्यूयॉर्क शहर की पृष्ठभूमि में रचे गए हैं। डॉर्टमुंडर के हर उपन्यास में आमतौर पर शहर के किसी खास इलाके की झलक दिखाई जाती है। उन्होंने सिर्फ 2 गैरकाल्पनिक किताबें लिखीं, अंडर एन इंग्लिश हेवन, जो 1967 की असंभावित एंग्विला क्रांति पर आधारित है, और एलिजाबेथ टेलर की जीवनी। 6. वेस्टलेक कभी कभार जीरो जैसे विज्ञान कथा फैंजाइन में योगदान देते थे और जीरो को एक कठोर घोषणा के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया कि वे विज्ञान कथा क्षेत्र छोड़ रहे हैं। 12. साहित्यिक क्रॉसओवर। वेस्टलेक और जो गोरेस ने अपने 2 पात्रों के बीच एक ही मुठभेड़ को 2 अलग-अलग उपन्यासों में अलग-अलग दृष्टिकोणों से लिखा है। गोरेस के 1972 के उपन्यास डेड स्किप के अध्याय 18 में सैन फ्रांसिस्को के जासूस डैन कियर्नी पार्कर के एक साथी की तलाश करते हुए वेस्टलेक के अनैतिक चोर पार्कर से मिलते हैं। इस क्रम का वर्णन पार्कर के दृष्टिकोण से 1972 की पुस्तक प्लंडर स्क्वाड में किया गया है, जिसे वेस्टलेक ने रिचर्ड स्टार्क के छद्म नाम से लिखा था। गोरेस पार्कर के साथियों को लूट दस्ता कहकर दोनों पुस्तकों के बीच संबंध का और संकेत देते हैं। इसके अतिरिक्त उपन्यास के आरंभ में पुस्तक के नायक लैरी बेलार्ड को केवल रिचर्ड स्टार्क के उपन्यासों का पाठक बताया गया है। 13. गोरेस और वेस्टलेक ने वेस्टलेक की ड्राउन्ड होप्स और गोरेस की 32 कैडिलैक्स में एक साझा अध्याय भी लिखा, जिसमें उन पुस्तकों के पात्र एक ही घटना से प्रभावित थे। 14.
15 चलचित्र और टेलीविजन। शालहॉब ने अन्य शो में भी अतिथि भूमिकाएं निभाईं। 1995 में उन्होंने द एक्स फाइल्स के दूसरे सीजन के एपिसोड सॉफ्ट लाइट में भौतिक विज्ञानी डॉचेस्टर रे बेंटन की मुख्य भूमिका निभाई, जो विंस गिलिगन द्वारा लिखित पहला एपिसोड था। अगले वर्ष उन्होंने हिट एनबीसी सिटकॉम फ्रेजियर के एपिसोड द फोकस ग्रुप में मनु हबीब नामक एक अरब न्यूज स्टैंड के मालिक की भूमिका निभाई। उनके पहले 2 वॉइस ओवर क्रेडिट डिज्नी एनिमेटेड सीरीज गारगोयल्स 1995 के एक एपिसोड में एमिर के रूप में और मूल फॉलआउट 1997 में अर्देश के रूप में थे, जो उनका एकमात्र गैरकार संबंधी वीडियो गेम क्रेडिट था। विंग्स ब्रेकआउट के बाद की फिल्म भूमिकाओं में बार्टन फिंक 1991 में जॉन टर्टुरो के चरित्र द्वारा परामर्श किए गए एक उत्साही निर्माता और द मैन हु वाज नॉट देयर 2001, अन्य प्रारंभिक भूमिकाओं में क्विक चेंज 1991 में एक भाषाई रूप से अज्ञात टैक्सी चालक, हनीमून इन वेगास 1992 में एक दरबान, एडम्स फैमिली वैल्यूज 1993 में एक शराबी नाविक, प्राइमरी कलर्स 1998 में एक क्यूबा अमेरिकी व्यापारी, मेन इन ब्लैक फिल्मों 1997 से 2002 में एक घटिया एलियन पॉन शॉप के मालिक जैक जीब्स, ए सिविल एक्शन 1998 में एक वकील, 13 घोस्ट्स 2001 में एक विधुर पिता, फिल्म गट्टाका 1997 में एक कैमियो भूमिका, फिल्म पॉली 1998 में एक रूसी आप्रवासी और स्टार ट्रेक टीओएस व्यंग्य फिल्म गैलेक्सी क्वेस्ट 1999 में एक पूर्व टेलीविजन स्टार जो एक वास्तविक अंतरिक्ष एलियन के प्यार में पड़ जाता है। अपनी पहली प्रमुख फिल्म भूमिका में शालहॉब ने फिल्म बिग नाइट 1996 में सहअभिनय किया, जो इतालवी आप्रवासी भाइयों की एक जोड़ी में से एक के रूप में थी, जो एक संघर्षरत जातीय रेस्तरां के मालिक है। 13 उन्होंने 1998 के बड़े बजट की थ्रिलर द सीज में अपनी नाटकीय रेंज का प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने डेंजल वाशिंगटन, एनेट बेनिंग और ब्रूस विलिस के साथ सहअभिनय किया। उनके चरित्र एफबीआई के विशेष एजेंट फ्रैंक हद्दाद, जो एक लेबनानी अमेरिकी भी थे, को न्यूयॉर्क शहर में आतंकवादी हमलों के बाद भेदभाव का सामना करना पड़ा। 14 वह 1999 में श्रृंखला टेलीविजन पर लौट आए, इस बार स्टार्क रेविंग मैड में मुख्य भूमिका में नील पैट्रिक हैरिस के साथ। 2002 से 2009 मोंक और प्रशंसा 2005 में शालहॉब। छोटे पर्दे से 3 साल की अनुपस्थिति के बाद शालहॉब ने एक और टीवी श्रृंखला मोंक में अभिनय किया। यूएसए नेटवर्क पर प्रसारित श्रृंखला में शालहॉब ने एड्रियन मोंक के रूप में दिखाया, जो जुनूनी बाध्यकारी विकार वाला एक जासूस था। उन्हें 2003 से 2010 तक लगातार 8 वर्षों में कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट लीड एक्टर के लिए एमी अवार्ड 16 के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें उन्होंने 2003, 2005 और 2006 में जीत हासिल की। उन्होंने 2003 में एक टेलीविजन श्रृंखला संगीत या कॉमेडी में एक अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी लिया। 17 मई 2020 में एनबीसी की पीकॉक स्ट्रीमिंग सेवा ने कोविड-19 महामारी के दौरान यूट्यूब पर वीडियो की एक श्रृंखला पोस्ट की, जिसका शीर्षक एट होम वैरायटी शो था। उनमें से एक मोंक शॉट था जिसका शीर्षक था मिस्टर मोंक शेल्टर्स इन प्लेस, जिसमें शालहॉब और उनके सहकलाकार ट्रेलर हॉवर्ड, टेड लेविन और जेसन ग्रे स्टैनफोर्ड शामिल थे, जो दिखाते थे कि उनके पात्र महामारी से कैसे निपट रहे थे। 18 शालहॉब दिसंबर 2006 में ऑफ ब्रॉडवे सेकंड स्टेज थिएटर में पेट्रिसिया हीटन के साथ थेरेसा रेबेक की द सीन की प्रस्तुति के लिए लौटे। 19 अपने अभिनय कार्य के अलावा शालहॉब ने अरब अमेरिकी पेशेवरों के नेटवर्क और जूम इन फोकस प्रोडक्शंस के साथ मिलकर 2005 में अरब अमेरिकी फिल्म निर्माता पुरस्कार प्रतियोगिता की स्थापना की। अरब अमेरिकी फिल्म निर्माताओं ने पटकथाएं प्रस्तुत की और चुने हुए विजेता को उनकी पटकथा के निर्माण के लिए हॉलीवुड भेजा गया। 20 2008 में पहली सेंटर में शालहॉब ने पहली 3 स्पाई किड्स फिल्मों
2001 से 2003 में अलेक्जेंडर एलेक्स मिनियन की भूमिका निभाई। 21 वह मैथ्यू ब्रोड्रिक और एलेक्स बाल्डविन के साथ 2004 की हॉलीवुड व्यंग्य फिल्म द लास्ट शॉट में फिल्मों के प्रति प्रेम रखने वाले एक छोटे-मोटे गुंडे की भूमिका में दिखाई दिए। 2006 में वह डैनी लीनर के नाटक द ग्रेट न्यू वंडरफुल में 9/11 के बाद के न्यूयॉर्क शहर में एक मनोवैज्ञानिक की भूमिका में दिखाई दिए। 2007 में वह हॉरर फिल्म 1408 में और द सीन में चार्ली के रूप में ऑफ ब्रॉडवे पर मंच पर दिखाई दिए। टाइम्स स्क्वायर में द क्रिकेट के वर्णन के लिए उन्हें बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ बोले गए शब्द एल्बम श्रेणी में 2008 का ग्रैमी नामांकन मिला। 22 उन्होंने 2006 की डिज्नी बटा पिक्सर फिल्म कार्स और इसके 2011 और 2017 के सीक्वल कार्स 2 और कार्स 3 में क्रमशः टायर की दुकान चलाने वाले 1959 फिएट 500 लुइगी की आवाज दी। साथ ही शॉर्ट फॉर्म कार्स सीरीज टेल्स फ्रॉम रेडिएटर स्प्रिंग्स 2013 से 2014 के 3 एपिसोड और कार्स ऑन द रोड 2022 का पहला एपिसोड और फ्रेंचाइजी के कई वीडियो गेम 2006 से 2011 में भी आवाज दी। 2010 से 2016 थिएटर में वापसी। 2010 में वह म्यूजिक बॉक्स थिएटर में न्यूयॉर्क में लेंड मी ए टेनर के पुनरुद्धार संस्करण में सॉन्डर्स के रूप में अभिनय करने के लिए ब्रॉडवे गए। 23 उन्हें बेलास्को थिएटर में लिंकन सेंटर थिएटर के गोल्डन बॉय के निर्माण के लिए एक नाटक में एक विशेष अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 2013 टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 24 उन्हें विवियन ब्यूमोंट थिएटर में एक्ट 1 के लिंकन सेंटर थिएटर के निर्माण के लिए एक नाटक में एक प्रमुख अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 2014 टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 25 शालहॉब और उनकी पत्नी जून और जुलाई 2015 में न्यूयॉर्क शहर में सैमुअल बेकेट की हैप्पी डेज में दिखाई दिए। 27 शालहॉब ने 28 उन्होंने 2014 की फिल्म टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स में स्प्लिंटर की आवाज दी और टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स आउट ऑफ द शैडोज 2016 में भूमिका दोहराई। 29 2017 में शालहॉब उन्होंने ऑफ ब्रॉडवे अटलांटिक थिएटर कंपनी प्रोडक्शन में फिल्म द बैंड्स विजिट के संगीत में मंच रूपांतरण में अभिनय किया। डेविड याजबेक द्वारा संगीत और गीत और इटमार मोसेस द्वारा लिखित यह संगीत में नाटक 11 नवंबर 2016 से 23 दिसंबर 2016 तक चला। जब शो ब्रॉडवे में स्थानांतरित हुआ, जहां 9 नवंबर 2017 को एथेल बैरीमोर थिएटर में इसका उद्घाटन हुआ, तो उन्होंने अपनी भूमिका दोहराई। 30 अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने 2018 में एक संगीत नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का टोनी पुरस्कार जीता। वह 2017 में द प्राइस के ब्रॉडवे पुनरुद्धार में वाल्टर फ्रांच के रूप में भी दिखाई दिए। 31 2017 से 2023 द मार्वलस मिसेज मैसेल। थॉमस जेन जन्म थॉमस इलियट 3 22 फरवरी 1969 एक अमेरिकी अभिनेता है। मैरीलैंड में जन्मे और पलेब्रे जेन का फिल्मी करियर तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी पद्मती संध्या रागम 1987 से शुरू हुआ। उनकी अन्य शुरुआती फिल्मों में नेमेसिस 1992, फेस ऑफ, बूगी नाइट्स दोनों 1997, द थिन रेड लाइन 1998 और मैग्नोलिया 1999 शामिल है। साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म डीप ब्लू सी 1999 में उनकी भूमिका के लिए जेन को एक वास्तविक नए एक्शन स्टार के रूप में देखा गया। 61 2001 में बेसबॉल खिलाड़ी मिकी मेंटल के रूप में आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त करने के बाद वे दक्षिण अफ्रीकी जीवनी फिल्म स्टैंडर 2003 उन्होंने सतर्कता एक्शन फिल्म द पनिशर 2004 में शीर्षक भूमिका निभाई, जहां उन्होंने अपने अधिकांश स्टंट किए। 2-3 उन्होंने कॉमेडी स्लेशर फिल्म द ट्रिपर 2006 और कॉस्मिक हॉरर फिल्म द मिस्ट 2007 में अभिनय किया, जो एक व्यावसायिक सफलता थी। 2000 के दशक के उत्तरार्ध से
उनका करियर ज्यादातर डायरेक्ट टू वीडियो प्रोडक्शंस में बदल गया। उन्होंने क्राइम थ्रिलर डार्क कंट्री 2009 से निर्देशन की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने अभिनय भी किया। उन्होंने अच्छी तरह से प्राप्त फिल्मों 1922, 2017 और बॉस्को 2024 में अभिनय किया। टेलीविजन श्रृंखला हंग में अपने काम के लिए जेन को 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। 4. उनके आवाज अभिनय के काम में वीडियो गेम द पनिशर और गन, दोनों 2005, शामिल है। अपने स्क्रीन वर्क के अलावा जेन कई बार स्टेज पर भी नजर आ चुके हैं और टेनेसी विलियम्स की द ग्लास मेनागेरी में टॉम और आर्थर मिलर की ऑल माई सन्स में क्रिस की भूमिका के लिए उन्हें कई आलोचनात्मक समीक्षाएं मिली। अपने अभिनय करियर के अलावा उन्होंने कई कॉमिक पुस्तकों का संपादन और लेखन भी किया है, जिनमें से पहली बैड प्लेनेट थी। उन्होंने मेंस हेल्थ और द मैन सहित कई पत्रिकाओं के लिए मॉडलिंग भी की है। 5-6 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जेन का जन्म थॉमस इलियट तृतीय के रूप में 22 फरवरी 1969 को बाल्टीमोर, मैरीलैंड में हुआ था। वे सिंथिया नी जेन नामक एक प्राचीन वस्तु विक्रेता और थॉमस इलियट जूनियर नामक एक जेनेटिक इंजीनियर के पुत्र थे। बाद में उन्होंने अपना उपनाम बदलकर अपनी मां का पहला नाम रख लिया, क्योंकि उनके जन्म के नाम से स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड का एक सदस्य पहले से ही जुड़ा हुआ था। 7. उन्होंने थॉमस स्प्रिग वूटन हाई स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई छोड़ दी और हार्डवेयर स्टोर पर काम करते हुए अभिनय की कक्षाएं लेने लगे। 8. बाद में वे अभिनय करियर बनाने के लिए हॉलीवुड चले गए। 9. 10. वह शुरू में बेघर थे और अपनी कार से बाहर रहते थे, अक्सर पैसे कमाने के लिए सड़क पर प्रदर्शन करते थे। 11. मेरे प्रदर्शनों की सूची में 2 गाने थे जिन्हें मैंने बहुत जोर से गाया, हे जो और नॉकिन ऑन हेवंस डोर। लोग मुझे चुप कराने के लिए मुझ पर छुट्टे पैसे फेंकते थे। 12. आजीविका। जेन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1986 में 17 साल की उम्र में की थी, जब उनके अभिनय कोच ने उन्हें भारतीय रोमांटिक कॉमेडी फिल्म पद्मती संध्या रागम 1987 में विजय शांति के साथ मुख्य पुरुष भूमिका के लिए ऑडिशन देने का सुझाव दिया था, जिसकी शूटिंग वाशिंगटन महानगरीय क्षेत्र में हो रही थी। नतीजतन उन्होंने भारत में 6 महीने सहित 8 महीने फिल्मांकन में बिताए। प्रोडक्शन हाउस के पास उन्हें भुगतान करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए अभिनेता को फिल्म में इस्तेमाल की गई एक आरवी दी गई, जिसे उन्होंने हॉलीवुड जाने के लिए पैसे जुटाने हेतु बेच दिया। 8. हॉलीवुड पहुंचने के बाद जेन की शुरुआती भूमिकाओं में फ्रैन रुबेल कुजुई द्वारा निर्देशित बफी द वैम्पायर स्लेयर 1992 में जेफ और फिल्म नेमेसिस 1992 शामिल थीं। उन्होंने कई हाई प्रोफाइल फिल्मों में सहायक भूमिकाएं भी निभाई, जिनमें द क्रो, सिटी ऑफ एंजेल्स 1996, फेस ऑफ 1997, बूगी नाइट्स 1997, द थिन रेड लाइन 1998, थर्सरे 1998 और मैग्नोलिया 1999 शामिल है। साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म डीप ब्लू सी 1999 में अभिनय करने और 61, 2001 में बेसबॉल खिलाड़ी मिकी मेंटल के रूप में आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त करने के बाद जेन को दक्षिण अफ्रीकी फिल्म स्टैंडर 2003, निर्देशक जोनाथन हेंसले और एवी अराद के साथ, जेन ने कहा है कि वह पहले और एकमात्र अभिनेता थे जिन्हें फिल्म द पनिशर 2004 में शीर्षक भूमिका निभाने के लिए कहा गया था। उन्होंने भूमिका को 2 बार ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें सुपरहीरो शैली में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। जब उन्हें दूसरी बार पनिशर की भूमिका निभाने के लिए कहा गया, तो टिम ब्रैडस्ट्रीट के चरित्र की कलाकृति ने उनकी रुचि को सुरक्षित कर दिया। यह पता लगाने के बाद कि चरित्र एक पारंपरिक सुपरहीरो नहीं था, बल्कि एक एंटी हीरो और एक सतर्क अपराध सेनानी था, उन्होंने स्वीकार कर लिया। 14 प्रशंसक बन गए, फिर नेवी सील के साथ कई महीनों तक प्रशिक्षण लिया, जिससे 25 पाउंड 11 किलोग्राम से अधिक मांसपेशियां हासिल हुईं। 15 फिल्म में अभिनय करने के अलावा उन्होंने द पनिशर और गन वीडियो गेम में
अपनी आवाज का योगदान दिया। वह रॉ के सहमालिक भी है, जो एक मनोरंजन कंपनी है जिसे वह स्टीव नाइल्स और टिम ब्रेडस्ट्रीट के साथ चलाते हैं। कंपनी के कॉमिक बुक डिवीजन रॉ स्टूडियोज ने इमेज कॉमिक्स के माध्यम से बैड प्लेनेट जेन द्वारा लिखित जारी किया। जेन 2006 में नाइल्स के प्रवक्ता और कॉमिक बुक चरित्र कैल मैकडोनाल्ड के लिए कवर मॉडल बन गए। 16 अपने स्क्रीन काम के अलावा जेन कई बार मंच पर दिखाई दिए हैं और टेनेसी विलियम्स के द ग्लास मेनागेरी में टॉम के रूप में और आर्थर मिलर के ऑल माई सन्स में क्रिस के रूप में मजबूत आलोचनात्मक समीक्षा प्राप्त की है। एंथनी मार्क शालहॉब बटा एल HUB बटा SHL हूब अरबी, जन्म 9 अक्टूबर 1953, एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें मंच और पर्दे पर हास्य से लेकर नाटकीय तक विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उन्हें 5 एमी पुरस्कार, 1 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, 6 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार और 1 टोनी पुरस्कार के साथ साथ 1 ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकन सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 1991 से 1997 तक NBC सिटकॉम विंग्स में एंटोनियो स्कारपेची के रूप में उनकी ब्रेकआउट भूमिका थी। बाद में उन्होंने USA नेटवर्क सीरीज मोंक 2002 से 2009 में एड्रियन मोंक के रूप में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट लीड एक्टर के लिए 3 प्राइम टाइम एमी अवार्ड और साथ ही कॉमेडी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता। अमेजन पीरियड कॉमेडी ड्रामा द मार्वलस मिसेज मैसेल 2017 से 2023 में एक प्रोफेसर से एक्टिविस्ट और आलोचक बने अबे वीसमैन के रूप में उनकी सहायक भूमिका के लिए उन्होंने कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड जीता। शालहॉब ने क्विक चेंज 1990, बार्टन फिंक 1991, बिग नाइट 1996, मेन इन ब्लैक 1997, गट्टाका 1997, पॉली 1998, द सीज 1998, गैलेक्सी क्वेस्ट 1999, स्पाई किड्स 13 घोस्ट्स और द मैन हु वाज नॉट देयर सभी 2001 जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने कार्स फ्रेंचाइजी 2006 वर्तमान, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स 2014, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स आउट ऑफ द शैडोज 2016 और रंबल 2021 के लिए अपनी आवाज दी है। मंच पर उन्होंने द ऑड कपल 1985 के पुनरुद्धार में ब्रॉडवे पर अपनी शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने द बैंड्स विजिट 2018 में तौफीक जकारिया की भूमिका के लिए संगीत नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का टोनी पुरस्कार जीता। उन्हें हर्ब गार्डनर के नाटक कन्वर्सेशंस विद माई फादर 1992, क्लिफोर्ड ओडेट्स के नाटक गोल्डन बॉय 2013 और जेम्स लैपाइन के नाटक एक्ट 1 2014 में उनके अभिनय के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा 10 बच्चों में से 9, शालहॉब का जन्म और पालनपोषण ग्रीन बे, विस्कॉन्सिन में एक लेबनानी ईसाई परिवार 2 में हुआ था। 3-4 परिवार डोटी स्ट्रीट पर रहता था और शालहॉब की मां ने अव्यवस्था के बावजूद बड़े परिवार को सामंजस्यपूर्ण बनाए रखा। शालहॉब ने अपनी मां को मजाकिया और सनकी बताया और कहा कि वह शालहॉब और उसके भाई बहनों को गुस्सा व्यक्त करने की अनुमति नहीं देती थीं। शालहॉब ने वयस्क होने पर अपनी थेरेपी का श्रेय उस भावनात्मक प्रतिबंध को दिया, लेकिन कहा कि इसने उन्हें अपने करियर में शांत और सहज भूमिकाएं निभाने में सक्षम बनाया। 5. उनके पिता जोसेफ 6 जाहले लेबनान से थे जब यह अभी भी ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था और अपने माता पिता मिल्हेम और मरियम की प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाने के बाद एक बच्चे के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवास कर गए थे। अमेरिका में प्रवास करने के बाद जोसेफ एक मांस विक्रेता बन गए जिन्होंने एक रेफ्रिजरेटेड ट्रक चलाया। 7. जोसेफ ने शालहॉब की मां हेलेन सेरोगी से शादी की। 8. जो एक लेबनानी अमेरिकी थीं। दोनों की मुलाकात तब हुई जब जोसेफ को उनके परिवार ने पालन पोषण के लिए अपने साथ ले लिया,
जब वे दोनों छोटे थे। सेरोगी परिवार एक कैंडी स्टोर चलाता था जो आज भी एक पारिवारिक व्यवसाय है। एक क शालहौब के परदादाओं में से एक, अब्दुल नईमी, हालांकि लेबनानी थे, कथित तौर पर 1895 में ओटोमन साम्राज्य में ईसाई अर्मेनियाई लोगों के खिलाफ किए गए हमीदियन नरसंहार के दौरान सूली पर चढ़ाकर मारे गए थे। एक शालहौब को अभिनय से उनकी बड़ी बहन ने परिचित कराया, जिन्होंने द किंग एंड आई के एक हाई स्कूल प्रोडक्शन में एक्स्ट्रा कलाकार के रूप में उनका नाम आगे किया। 3 ग्रीन बे ईस्ट हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद उन्होंने दक्षिणी मेन विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय छात्र विनिमय में भाग लेने से पहले विस्कॉन्सिन ग्रीन बे विश्वविद्यालय में कुछ समय बिताया, जहां बाद में उनका स्थानांतरण हुआ और उन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की। 9 बाद में उन्होंने 1980 में येल स्कूल ऑफ ड्रामा से मास्टर डिग्री हासिल की। 3-10 आजीविका 1980-2001 प्रसिद्धि और पंख। येल से स्नातक होने के तुरंत बाद शालहौब कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स चले गए, जहां उन्होंने न्यूयॉर्क शहर जाने से पहले अमेरिकन रिपर्टरी थिएटर के साथ 4 सीजन बिताए, जहां उन्हें टेबल पर वेटिंग का काम मिला। उन्होंने 1985 में रीटा मोरेनो, सैली स्ट्रूथर्स द्वारा निर्मित द ऑड कपल के साथ ब्रॉडवे पर अपनी शुरुआत की और कन्वर्सेशंस विद माय फादर में अपनी विशेष भूमिका के लिए 1992 के टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित हुए। 11 शालहौब की मुलाकात उनकी पत्नी, अभिनेत्री ब्रुक एडम्स से हुई, जब उन्होंने ब्रॉडवे पर द हेडी क्रॉनिकल्स में सहअभिनय किया। 12 1998 में शालहौब ने द क्लासिक स्टेज कंपनी के प्रोडक्शन वेटिंग फॉर गोडोट में जॉन टर्टुरो और क्रिस्टोफर लॉयड के साथ अभिनय किया। कई छोटे टेलीविजन और फिल्मी किरदार निभाने के बाद शालहौब को एनबीसी के सिटकॉम विंग्स में कैब ड्राइवर एंटोनियो स्कारपेची की भूमिका मिली, जो उन्होंने 1991 से 1997 तक निभाई। दूसरे सीजन में एक वेटर की मेहमान भूमिका निभाने के बाद शालहौब को यह भूमिका पाकर सुखद आश्चर्य हुआ। तीसरे सीजन में वे नियमित रूप से दिखाई दिए। किरदार का नाम तो रखा गया, लेकिन पेशा बदलकर कैब ड्राइवर हो गया। 4 उन्होंने इस भूमिका के लिए इतालवी लहजा अपनाया। शालहौब ने 1991 से 1997 में सीरीज के अंत तक यह भूमिका निभाई। जेन द पनिशर के नियोजित सीक्वल में वापस नहीं लौटे। लायंस गेट एंटरटेनमेंट ने डीवीडी पर फिल्म की मजबूत बिक्री के कारण सीधे सीक्वल को मंजूरी दे दी थी। हालांकि यह परियोजना 3 साल से अधिक समय तक विकास में रही। जोनाथन हेंसले ने 2006 में परियोजना छोड़ने से पहले स्क्रिप्ट का पहला मसौदा पूरा किया। जॉन डाहल फिल्म का निर्देशन करने के लिए बातचीत कर रहे थे, लेकिन उन्होंने स्क्रिप्ट के प्रति अपनी नापसंदगी और कम बजट को इनकार करने के अपने कारणों के रूप में उद्धृत किया। 18-15 मई 2007 को एक बयान में और 2 ऑडियो साक्षात्कारों में जेन ने कहा कि उन्होंने रचनात्मक मतभेदों और स्टूडियो द्वारा बजट में और कटौती के कारण परियोजना से हाथ खींच लिया। 19-20 2007 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में जेन ने जून 2007 में कहा था कि जैक स्नाइडर ने एलन मूर के ग्राफिक उपन्यास वॉचमैन के रूपांतरण के लिए उन्हें कॉमेडियन की भूमिका के लिए कास्ट करने में रुचि व्यक्त की थी। 21 लेकिन क्योंकि वह बहुत व्यस्त थे, उन्होंने भूमिका ठुकरा दी, जो अंततः जेफरी डीन मॉर्गन को दी गई। 19 उसी वर्ष उन्होंने स्टीफन किंग के उपन्यास द मिस्ट के फ्रैंक डाराबोंट के रूपांतरण में अभिनय किया। 22 उनके निर्देशन की शुरुआत 2009 की फिल्म डार्क कंट्री थी, जिसमें उन्होंने मुख्य किरदार भी निभाया था। 23, 24, 25 2009 में जेन ने क्राइम फिल्म गिव एम हेल मेलोन में विंग रैम्स के साथ अभिनय किया, जिसका प्रीमियर सैन डिएगो कॉमिक कॉन में हुआ था। 25, 26, 27, 18 दिसंबर 2008 को एचबीओ ने घोषणा की कि वह ब्लैक कॉमेडी हंग को चुन रहा है और जेन को शो में अभिनय करने के लिए अनुबंधित किया गया। वह रे ड्रेकर का किरदार निभा रहे हैं, जो एक हाई स्कूल इतिहास शिक्षक और बास्केटबॉल कोच है,
जो एक सेल्फ हेल्प क्लास में भाग लेने के बाद अपनी किस्मत से निराश होकर अपने लिंग के बड़े आकार को सफलता के मार्ग के रूप में प्रचारित करने का फैसला करते हैं। 28 श्रृंखला को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया, जो 2010 की गर्मियों में प्रसारित हुआ। 29 शो को अंतिम सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया, जो 2011 की शरद ऋतु में प्रसारित हुआ। 30 जेन जून जुलाई 2010 में मेंस फिटनेस पत्रिका के कवर पर दिखाई दिए। 5 उन्होंने बैटमैन अंडर द रेड हुड के स्पेशल एडिशन ब्लूरे और 2 डिस्क स्पेशल एडिशन डीवीडी रिलीज पर एक एनिमेटेड शॉर्ट में जोना हेक्स के चरित्र को आवाज दी। 31 7 जून 2012 को जेन ने छद्म नाम रस्टी ब्लेड्स के तहत एक डिजिटल ईपी डोंट कम होम जारी किया। 32 2012 के सैन डिएगो कॉमिक कॉन में जेन ने स्वतंत्र रूप से वित्तपोषित पुनीश लघु फिल्म डर्टी लॉन्ड्री, फिल जोआनो द्वारा निर्देशित और रॉन परलमैन द्वारा सहाभिनीत का डेब्यू किया। 33 1 फरवरी 2017 को एसवाईएफवाई ने अपने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित अंतरिक्ष में हत्या के रहस्य द एक्सपेंस के दूसरे सीजन के 2 एपिसोड की शुरुआत की। जेन इस भविष्यवादी गाथा में जासूस जो मिलर की मुख्य भूमिका निभा रही है, जिसमें मनुष्यों ने मंगल और क्षुद्रग्रह बेल्ट दोनों पर उपनिवेश स्थापित कर लिया है। इस श्रृंखला का प्रीमियर दिसंबर 2015 में हुआ था और यह 6 सीजन तक जारी रही, 34 जिनमें से पहले 4 में जेन दिखाई दीं। जेन ने शेन ब्लैक की द प्रीडेटर 2018 में सहाभिनय किया। 35 जो 1987 की फिल्म प्रीडेटर और 1990 की फिल्म प्रीडेटर 2 का सीधा सीक्वल है। 36 जेन ऑस्ट्रेलियाई अपराध ड्रामा सीरीज ट्रोपो में मुख्य भूमिका निभाती है, जिसका पहला सीजन 2022 में और दूसरा 2024 में प्रसारित होगा। 37 अगस्त 2024 में अभिनेता जॉन बर्नथल ने खुलासा किया कि उन्होंने डिज्नी प्लस सीरीज डेयरडेविल बॉर्न अगेन में अपनी भूमिका की तैयारी के लिए थॉमस जेन के साथ प्रशिक्षण लिया। यह सहयोग, जिसने द पनिशर की भूमिका निभाने के लिए जाने जाने वाले 2 अभिनेताओं को एक साथ लाया, एक्शन शैली में जेन के निरंतर प्रभाव को उजागर करता है। 38 व्यक्तिगत जीवन 1989 में जेन ने अभिनेत्री आयशा हाउर से शादी की, जो रटकर हाउर की बेटी थीं। 1995 में उनका तलाक हो गया। उद्धरण वांछित 2001 में आपसी दोस्तों के माध्यम से मिलने के बाद जेन और अभिनेत्री पेट्रिसिया अर्क्वेट ने 2002 में सगाई कर ली और 25 जून 2006 को इटली के वेनिस में पलाजो कॉन्टारिनी डेल बोवोलो में शादी करने से पहले उनकी एक बेटी भी हुई। 39 जनवरी 2009 में अर्क्वेट ने जेन से आपसी मतभेदों के आधार पर तलाक के लिए अर्जी दी। 40 लेकिन दोनों में सुलह हो गई और अर्क्वेट ने 6 महीने बाद तलाक की याचिका को छोड़ने की मांग की। 41 हालांकि उन्होंने तलाक की प्रक्रिया जारी रखी। 42 जिसे 1 जुलाई 2011 को अंतिम रूप दिया गया। इस जोड़े को उनके बच्चे की संयुक्त हिरासत प्रदान की गई। 43 जेन और पूर्व हंग सहकलाकार एनी हेचे ने 2019 में घोषणा की थी कि वे एक रिश्ते में थे। हालांकि 2022 में हेचे की मृत्यु के समय तक वे अलग हो चुके थे। 45 फिल्म द पनिशर 2004 के लिए जेन ने गहन सैन्य शैली की तैयारी की, जिसमें कई मार्शल आर्ट और सैन्य मनोविज्ञान सीखा, जिसमें समुराई के तौर तरीकों का अध्ययन भी शामिल था। फिल्मांकन के दौरान उनकी लंबाई 5 फीट 10 इंच और वजन 170 पाउंड था, जो बाद में 20 पाउंड बढ़ गया। 46 जेन को नंगे पैर चलने की अपनी पसंद के लिए जाना जाता है, जिसमें फिल्म प्रीमियर और सेट पर भी शामिल है। 47 तो दोस्तों ये 1 अक्टूबर 2025 को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई है। और बात कर ले इसकी रनिंग लेंथ की, तो 128 मिनट टोटल ये रनिंग लेंथ रहने वाली है। ये एक कॉमेडी एक्शन मूवी रहने वाली है
बाकी इसकी रेटिंग की बात की जाए, अभी IMDb प्लस की जो रेटिंग है 5.8 की हमें देखने को मिली है। बाकी ठीक ठाक रेटिंग अभी हमें देखने को मिली है। बाकी जैसे ये एक तरह से रिलीज़ होती है तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो बहुत जल्द आपके लिए लेकर आऊँगा। बाकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी बता दी है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।